Hello student, in this video lecture we are going to discuss application of Nast equation to chemical cell. प्रीवियस लेक्चर में आपने नस्ट इक्वेशन को पढ़ लिया था और हमने गैलेमिक सेल में अप्लाई भी किया था, ठीक है। तो आज हमने कुछ सेल लेना है और उसमें नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। यहाँ पे हमें एक सेल रिएक्शन दे रखी है, केमिकल सेल्स, हमने इसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे दे रखा है Cu2 पॉजिटिव, ये हाफ सेल है, और ऐसी Ag पॉजिटिव Ag ये हाफ सेल है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर हम इस सेल रिएक्शन को लिखते हैं तो हम इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी Cu सॉलिड होता है, जब कोई आयन नहीं होता तो सॉलिड होगा, और ये 2Ag इस तरह से Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, ठीक है। अब हाफ सेल आप लिखते हैं तो आपको पता है कि Cu जो है Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव में ऐसे आयन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और Ag क्या करेगा, Ag सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो आप समझ लेना यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या करना है आपको, इसमें आपने Cu2Ag में इस तरह से, और Cu2 पॉजिटिव और 2Ag, यहाँ पे हाफ सेल आप लिखते हैं तो Cu क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, Cu सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे ये एक्वस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यानी ये जो रिएक्शन हो रही है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। यहाँ पर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो ये है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, यानी n को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 टू बैलेंस दिस इक्वेशन 2Ag 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ पे आप समझ लेना, इन दो इक्वेशन का आपने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ये ऑक्सीडेशन की है और ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन में आपने कैसे लिखना है, ई ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, ये इस तरह से स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। और गैलेमिक सेल का कैलकुलेशन, सॉरी नस्ट सेल का कैलकुलेशन आपको पता है कि 0.0591/2 log 10 Cu है ना। हम प्रोडक्ट लिखते हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें जो मिल रहा है आयंस की फॉर्म में, हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक, Cu का 2 पॉजिटिव आयन। इसी तरह से आप रिडक्शन लिखते हैं तो रिडक्शन में ई रिडक्शन है ना, यहाँ पे क्या आता है, प्लस 0.0591/2 log, यहाँ पे आयन फॉर्म में क्या है, Ag है, ठीक है। आयन फॉर्म वाला हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। तो Ag 2 पॉजिटिव इस तरह से। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपको पता है कि ई सेल ऑक्सीडेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। यहाँ पे आपने क्या करना है, ई ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड, ई रिडक्शन, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है, यानी हमने फोकस करना है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। यहाँ पे आपको मिलता है ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन माइनस 0.0591/2 log 10, ठीक है। ये Cu ऊपर जाएगा और ये Ag इस तरह से नीचे, ठीक। तो ये है आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आपने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप इसको और शॉर्ट आउट करेंगे तो आपको पता है कि भाई ई ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड प्लस ई ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, ई सेल। तो यहाँ पे ई सेल जो हमें मिला इस रिएक्शन के लिए, ई स्टैंडर्ड सेल 0.0591/2। अब यहाँ पे ये n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे 2 लिख देना है, और ये हमारी एक नस्ट इक्वेशन बनती है इस केमिकल सेल के लिए, ठीक। तो इस केमिकल सेल के लिए ये नस्ट इक्वेशन हमने लिख दी। ऐसे क्वेश्चन मिलता है, कोई भी केमिकल सेल आपको दे दी जाएगी और उसको हमने लिखना है नस्ट इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। नोट कीजिए, इसके बाद और भी एग्जांपल देखते हैं। अब समझना है इस केमिकल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन, निकिल सॉलिड में दिया है और निकिल 2 पॉजिटिव आयन में एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक इस तरह से ये दे रखी है और यहाँ पर ये। अब समझना, जब निकिल इसमें निकिल 2 पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर हो रहा होगा स्टूडेंट ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर देखो Ag इलेक्ट्रॉन को ऐड करके Ag में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब सेल रिएक्शन आप इजीली कैसे समझेंगे, तो निकिल प्लस 2 Ag है ना, एक्वस, और ये सॉलिड, और ये कन्वर्ट होगा निकिल 2 पॉजिटिव आयन। हमेशा आपको इसको ऐसे ही लिखना है, जैसे ये निकिल है
तो आप ये Ag लेंगे, ठीक है, 2Ag बैलेंस कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये निकल 2 पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पर ये, तो ये हमने सेल रिएक्शन ईजिली लिख ली है। अब इस सेल रिएक्शन से हमने बनाना है नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन आपको डायरेक्टली लिख सकते हैं, अब कई बार आपने लिख लिया है। ई सेल इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस RT/12 नेचुरल लॉग ln, इसको हम बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और निकिल, यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, ये प्रोडक्ट है और ठीक है, एंड ये क्या है रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आप अब डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर होती बात। अब कन्फ्यूजन ये भी होगा कि ये 2 स्क्वायर कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो स्क्वायर में जाता है, और ये बड़ी जो ब्रैकेट होती है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को बता रहा है सिल्वर के। अब एक फॉर्म तो ये है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, या फिर आप इसकी वैल्यू रखेंगे कांस्टेंट की, जैसे R इक्वल्स टू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर 298 केल्विन होगा, एंड यहाँ पे दिस इज द फेराडे कांस्टेंट, ठीक है। तो फेराडे अच्छा यहाँ पे आप NF भी लिख सकते थे ऐसे करके, NF है ना, और F इक्वल्स टू होता है 9650, तो F की वैल्यू फेराडे कांस्टेंट की यहाँ पे रख देंगे। और जो N होता है स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि 2 ही है ना, यहाँ पे भी 2 हैं, तो 2 यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं N की जगह, यानी N इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नंबर, तो यहाँ पे हम 2 से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। आपसे पूछा है कि इसका मीनिंग क्या है, ln की अगर वैल्यू रखते हैं तो ln इक्वल्स टू होता है log बेस e, और log बेस e की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 2.303 log बेस 10 होती है, ठीक है। तो हमने 2.303 से यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन किया होगा इस सारे कांस्टेंट के साथ, और इसकी वैल्यू को हमने डायरेक्टली निकाल लिया था स्टूडेंट 0.0591, या फिर आप 0.059 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई सेल इक्वल्स टू 0.0591/2 log 10 निकिल की कंसंट्रेशन, और इस तरह से हमने Ag की कंसंट्रेशन ब्रैकेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इस सेल का, ठीक है, नोट कीजिए। ना स्टूडेंट, अब ऐसे एक रिएक्शन दे रखी है आपको, A स्टोक्योमेट्रिक कैपिटल A प्लस B स्टोक्योमेट्रिक कैपिटल B, इलेक्ट्रॉन के चेंज से यहाँ पे C कैपिटल C प्लस D कैपिटल D। तो इस इक्वेशन के लिए आपने अप्लाई करना है नस्ट इक्वेशन। आप समझ लीजिए, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता ही आता है, इक्वेशन वो आपको कैसे भी दे सकता है, आपने उसको नस्ट इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, ई सेल ई नोट सेल यानी स्टैंडर्ड कंडीशन सेल माइनस RT/NF नेचुरल लॉग Q। अब आपको समझना है कि ये Q किसको बता रहा है, तो ये बताता है स्टूडेंट रेट कांस्टेंट, ठीक है, यानी रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू यहाँ पर स्टूडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिखेंगे, और जो यहाँ पर आगे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये पावर में जाता है, ठीक है। तो ये स्मॉल सी, ये बड़ा ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन, तो C की कंसंट्रेशन हो गई। ऐसे D की, तो D कंसंट्रेशन अब ऊपर आएगा स्मॉल d अपॉन, अब हम लिखेंगे रिएक्टेंट के बारे में, तो कंसंट्रेशन ऑफ द A, तो A की कंसंट्रेशन यहाँ पे पावर क्या आएगी, स्मॉल a आएगी पावर। इसी तरह से हम B की कंसंट्रेशन लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ B, और पावर स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगी, स्मॉल b। तो इस तरह से हमने ये Q रेट कांस्टेंट की वैल्यू को इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे Q की जगह रखेंगे, और आपको इस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन देखने को मिलती है, यानी ई सेल इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल माइनस RT/NF नेचुरल लॉग Q की वैल्यू यहाँ पे मिली हमें C, और C की पावर C, D की कंसंट्रेशन पावर D अपॉन A कंसंट्रेशन पावर A एंड B कंसंट्रेशन पावर B। तो ये आपको एक नस्ट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए मिल जाती है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ना स्टूडेंट, हम समझेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नस्ट इक्वेशन।
तो नेक्स्ट इक्वेशन मीन्स यहाँ पर हमने लेना है डैनियल सेल, और डैनियल सेल आपने अच्छे से पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे आप। तो हमने इस तरह से एक डैनियल सेल बनाई थी, और यहाँ पर हमने जिंक रोड एंड यहाँ पर ZnSO4 सॉल्यूशन, इसी तरह से यहाँ पर कॉपर की रोड को डिप किया, और यहाँ पे हमने CuSO4 सॉल्यूशन को फिल किया। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया और सोल्ट ब्रिज लगाकर इस तरह से कंप्लीट सर्किट हमने बना दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आपको यहाँ पे दिखाई देती है, यानी जो जिंक है ये क्या होता है, इसमें टूट कर गिरता है और Zn आयन की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में इंक्रीज करेगी, और यहाँ पे क्या होगा, इस सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव आयन आएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आता है वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिड्यूस होता है। तो ये आपने समझ लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे टाइम पास होगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn आयन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि ये रोड यहाँ टूट कर इसमें गिरेगी, एंड यहाँ सॉल्यूशन से Cu ऊपर जा रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द Cu क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। क्लियर होती बात। ये एक पूरी हमने सेल रिएक्शन इस तरह से लिख रखी है, और ये हमने अब समझेंगे कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा। यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो रही है, अभी डिक्रीज करेगी, धीरे धीरे क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। तो एक टाइम आएगा कि इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो नो चेंज इन द कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम, वोल्ट मीटर जीरो रीडिंग। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा होता है वो जीरो रीडिंग शो करता है। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम की स्थिति आ गई है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। ठीक है, हमने लिखना है नेक्स्ट इक्वेशन, तो ई सेल इक्वल्स टू जीरो आ गया, आपको पता है रीडिंग, यानी ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन क्या आ गई है, जीरो रीडिंग आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। 2.303 RT/NF हमें पता है वही डैनियल सेल के लिए जो n की वैल्यू होती है वो 2 ली जाती है। क्लियर होती बात। तो हम अंडरस्टूड रखेंगे इस बात को, और यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 रख देंगे। log Zn/Cu कंसंट्रेशन ई सेल इक्वल्स टू 2.303 RT/2F log, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर ये जीरो आ रही है। क्लियर होती है बात। अब समझना है स्टूडेंट आपको यहाँ पर कि एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब आती है तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं रेट कांस्टेंट, है ना, ये क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बताता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो हम इसको Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक तरह का रेट कांस्टेंट होता है। अब ये जो वैल्यू आपको इसमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर प्लेस करेंगे Kc की वैल्यू, तो यहाँ पे log Kc हमने डायरेक्टली रख देना है, और ये हमें मिल जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन। अब Kc को आप निकालना है नेक्स्ट इक्वेशन के लिए, तो कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने निकालना है किसके लिए, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए, और डैनियल सेल में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब Kc जब यहाँ आएगा स्टूडेंट, तो log Kc हम इधर लिखेंगे, है ना, तो log Kc इक्वल्स टू, ये ऊपर है स्टूडेंट, और ये कहाँ जाएगा, नीचे, और ई सेल अपॉन ई सेल इंटू 2F ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे 2.303 RT। अब आपको क्या करना है, ई सेल की वैल्यू यहाँ पर डैनियल सेल के लिए होती है 1.1 वोल्ट। ठीक है, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तब, तो यहाँ पे आप ई सेल की वैल्यू रखेंगे 1.1 वोल्ट इंटू 2 इंटू एफ फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 96500 अपॉन 2.303। रेट कांस्टेंट आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो 8.314 इनटू टेम्परेचर हमें पता है वही 298 केल्विन टेम्परेचर पर ये प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है log Kc को 37.288 के समथिंग आएगा। ठीक है, log की वैल्यू आप रख लेंगे, तो आपको यहाँ पे Kc की जो वैल्यू है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा 2 × 10⁻37। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे, Kc को निकालेंगे और जो वैल्यू दे रखी है उसको आप रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जैसे R है तो इसकी वैल्यू 3.14 एंड R की वैल्यू 8.314 एंड T 298, ये कांस्टेंट है। फैराडे क्या कांस्टेंट है, 96500। ये वैल्यू आपको गिवन भी हो सकती है या फिर आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन, नोट कीजिए इसको।
नाउ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बेस्ड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, ठीक है, जो अभी हमने सॉर्ट आउट किया था, जो अभी हमने गैल्वेनिक सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था। यहाँ पे सेल दूसरी दे रखी है। तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, ये हमें एक सेल रिएक्शन दी है और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 आयंस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, यानी n की वैल्यू यहाँ पर भी 2 आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिंपल आपने सॉल्यूशन करना। अच्छा गिवन क्या है, ईच सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में 0.46 वोल्ट यहाँ पे गिवन होता है स्टूडेंट। तो ये हर एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ई सेल इक्वल्स टू 2.303 RT/NF log Kc, ये आपकी इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अब आप log Kc या Kc की वैल्यू निकालेंगे, या फिर आप पहले R की वैल्यू रख दो यहाँ पर। R की वैल्यू आपको पता है कि R इक्वल्स टू होता है 8.314 जूल केल्विन पर मोल, जूल केल्विन पर मोल। एंड स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पर T जो होता है वो 298 केल्विन होता है, और यहाँ पर आपको पता है n इक्वल्स टू 2 है, और आपको पता है भाई यहाँ पर f की वैल्यू कितनी आ गई है, तो f इक्वल्स टू होता है 96500, है ना, तो कूलम। तो ये जो कांस्टेंट है ये वैल्यू आपको बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको याद रख सकते हैं 0.059/2, ये सारी वैल्यू रखने पर इतना ही मिलेगा आपको log Kc। अब log Kc को आपको निकालना, log Kc इधर लेके जाएंगे तो आपको पता है कि ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो ई सेल इंटू 2 ऊपर आएगा, एंड ये क्या आएगा 0.059 नीचे आ जाएगा। अब आपको निकालना है स्टूडेंट log Kc, है ना, तो log Kc निकालेंगे यहाँ से। log Kc इक्वल्स टू ई सेल की वैल्यू आपको गिवन है 0.46, यानी 0.46 वोल्ट इंटू 2/0.059 वोल्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे log Kc की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे log Kc इक्वल्स टू जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.46 वोल्ट में। नहीं, यहाँ पर पहले आएगा log Kc, तो log Kc की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी 15.6। अब आप log की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे Kc इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 3.92 इंटू 10⁻15, ठीक है। log की वैल्यू पता नहीं है तो आप इस आंसर को यहाँ तक ही आप या log फिर इसके साथ लिख देंगे, तब भी आपका आंसर सही होता है, ठीक है। या फिर Kc की वैल्यू निकालेंगे तो 3.92 log की वैल्यू पुट कर भी सकते हैं, और या Kc को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए।